हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। मतलब बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उसको डिटेल से समझने वाले हैं। तो बोर मॉडल क्या होता है ना। बोर मॉडल ने एटॉमिक जो मॉडल दिया था, एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिया था, और उसके बाद में बोर मॉडल ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसकी एप्लीकेशन, दोनों के बारे में हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो बोर मॉडल जो दिया था उस बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक है उनको समझते हैं। पहला ड्रॉबैक हमारा है दिस मॉडल इज आल्सो अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल अनएबल टू एक्सप्लेन मतलब किसको एक्सप्लेन नहीं करता है ना। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो भी हमारे एटम हैं उन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में ये जो मॉडल है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। किसके स्पेक्ट्रम को? हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम हैं उसके स्पेक्ट्रम को ये जो बोर मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। तो ये इसकी क्या हो गई? लिमिटेशन है ना। ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि ये हाइड्रोजन के अलावा दूसरे जो एटम है उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या को ये नहीं करता है। क्लियर। सेकेंड हमारी लिमिटेशन है बोर थ्योरी वाज आल्सो अनएबल टू एक्सप्लेन the splitting of spectral line in the presence of magnetic field which known as Zeeman effect। तो क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं ना। ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये बात कर रहा है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना। दोनों स्पेक्ट्रम के अंदर हमें कुछ लाइंस प्राप्त होती है। लाइंस कहाँ प्राप्त होती है? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये जो लाइंस प्राप्त होती हैं, अब ये लाइन तो प्राप्त हो रही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लाइन के अंदर क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? स्प्लिटिंग है ना। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कब होती है ये लाइन की स्प्लिटिंग? तो ये हमारी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब भी हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं और यदि उसी समय हम उसके चारों ओर यदि मैग्नेटिक फील्ड को हम यदि लगा देते हैं तो ये जो लाइन जो हमें बिल्कुल सीधी प्राप्त हो रही थी इसमें भी स्प्लिटिंग हो जाती है। मतलब इसके अंदर भी और छोटी लाइनें हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो जो ये लाइन जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी जो स्प्लिटिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर, तो उसको ये स्प्लिटिंग क्यों होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर को पूछा गया। तो ये बोर थ्योरी है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, अनएबल टू एक्सप्लेन है ना। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसको जब एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो ये बोर मॉडल है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये इसका क्या हो गया? ड्रॉबैक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखना, इसका नाम है ज़ीमान इफेक्ट। मतलब हमारा ज़ीमान इफेक्ट क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? ज़ीमान इफेक्ट है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओके। थर्ड हमारा है बोर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन है ना। बोर थ्योरी एक और चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। किसको नहीं कर पाती है? तो द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ना। कब नहीं कर पाती है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस प्रकार हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था उसी प्रकार यदि हम उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हैं
और उस समय जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो ये स्प्लिटिंग होती है तो उसको भी ये बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये भी इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक। और इसको है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोर्क इफेक्ट, है ना, इसको क्या कहते हैं, स्टोर्क इफेक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जीमान इफेक्ट क्या है, स्टोर्क इफेक्ट क्या है, उसके बारे में आपको अलग से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों इफेक्ट क्या है वो ध्यान में रखने हैं। जीमान इफेक्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में और स्टार्क इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। दोनों के प्रेजेंस में क्या, तो स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट और स्टोर्क इफेक्ट। क्लियर। तो ये तो हो गया उसका हमारा थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन हमारा ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। मतलब ये क्या नहीं समझा पाता है, तो ये एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब जैसे हमारा ये एटम है, एक एटम है, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है ना, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं तो ये H2 हमारा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, तो जब ये H2 मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये जो एटम आपस में मिल करके ये जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं और मॉलिक्यूल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में जब बोर को पूछा गया तो वो इसका जवाब नहीं दे पाया। मतलब ये जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूल के अंदर जो केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं उसको एक्सप्लेन ये मॉडल हमारा करता नहीं है। तो ये भी इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन। किसकी लिमिटेशन, बोर मॉडल की। ओके, तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट जो 4 लिमिटेशन थी बोर मॉडल की, जिसको हमने डिटेल से समझा। अब आगे हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, प्रॉब्लम 2.11, और ये प्रॉब्लम भी हमारी किससे रिलेटेड है, तो इस बोर मॉडल से ही रिलेटेड है। बोर मॉडल की एप्लीकेशन के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बोर मॉडल की एप्लीकेशन के अंदर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो एटम के अंदर जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन जो कितनी तेज़ी से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और थर्ड हम क्या निकाल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी का लेवल भी या उसकी एनर्जी की वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक ये जो प्रॉब्लम आपकी 2.11 है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द एनर्जी। एक तो हमें करना है एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। ओके, एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। वो भी किसकी, ऑफ He+, है ना, He+ जो आयंस हैं उसके फर्स्ट ऑर्बिट की हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। और दूसरी हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। मतलब ये जो ऑर्बिट है, जो हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उस फर्स्ट ऑर्बिट की क्या निकालनी है, रेडियस भी निकालनी है। तो एक तो हमें निकालनी है उसकी एनर्जी और दूसरी हमें निकालनी है उसकी रेडियस। ओके, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है इसके सॉल्यूशन के अंदर कि एक तो ई फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है और दूसरी हमें निकालनी है R1, है ना, E1 और R1। R1 हमारे क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। ओके, दोनों की कैलकुलेशन करनी है, दोनों के फॉर्मूले हमें याद है। पहला फॉर्मूला हमारा एनर्जी का, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला En = -2.18 × 10⁻18 Z² ओके, तो ये तो उसकी एनर्जी कैलकुलेशन का फॉर्मूला। और रेडियस कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारा है 0.529 × 10⁻10 × n²/z। क्लियर। तो इन दोनों फार्मूले के माध्यम से हम एक एक की कैलकुलेशन करने। सबसे पहले हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। तो E1 है ना, तो E1 के अंदर ये तो फॉर्मूला -2.18 × 10⁻18 Z²। ये Z कौन है, Z हमारा एटॉमिक नंबर। कौन से एटम का एटॉमिक नंबर, तो यहाँ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो ये Z² की जगह हम लिखेंगे 2, है ना, 2² हो जाएगा। फिर n² है ना, n का मतलब ऑर्बिट,
कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो गया 1² है ना। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये हमें आंसर प्राप्त होगा E1 मतलब पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी प्राप्त हुई -8.72 इंटू 10⁻18 जूल है ना। ये एनर्जी हमें किस में प्राप्त होती है, जूल के अंदर प्राप्त होती है। ओके, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है। सेकंड हम निकालते हैं उसकी रेडियस। ओके, तो रेडियस का फॉर्मूला ये रहा। अब इसके अंदर हम वैल्यू को रखते हैं, तो ये हो गया हमारा R1 है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू n²। n कौन है, ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम He+ का फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है। तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1² अपॉन z इसका एटॉमिक नंबर किसका, हीलियम का, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो 1² अपॉन 2। ओके, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 0.2645 इंटू 10⁻10 मीटर। ये रेडियस हमें किस में प्राप्त हो रही है, मीटर के अंदर प्राप्त हो रही है। ओके, अब इसको यदि हम यहाँ पर 10⁻10 को यदि 10⁻9 करते हैं तो यहाँ एक पॉइंट आगे खिसक जाता है, तो ये आगे आ जाता है 0। ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं ये, है ना, वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आंसर आपका सही है। लेकिन यदि इसको नैनोमीटर के अंदर यदि इसको चेंज करना है तो ये नैनोमीटर के अंदर क्या चाहिए, 10⁻9, तो 10⁻9 करेंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02645 इंटू 10⁻9 मीटर। और ये 10⁻9 को हम क्या कहते हैं, नैनो। तो ये जब नैनोमीटर में लिखेंगे तो ये 10⁻9 है वो हट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा उसकी रेडियस 0.02645 नैनोमीटर। ओके, तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने एक तो क्या पढ़ा, बोर मॉडल की लिमिटेशन, और उसके साथ में बोर मॉडल से रिलेटेड हमारे एक प्रॉब्लम 2.11, दोनों को हमने एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।